Hello everyone, this is Tamanna and in this lecture we are going to discuss about the concept of mass and pulley system। अब ये भी एक जो है रिलेटेड है किससे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक एग्जाम्पल ही है उसका कि हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। अब उस कंसेप्ट को स्टडी करने से पहले हम एक क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं, मीन्स डिस्कस करना है, और वो क्वेश्चन जेस्ट से लिया गया है एंड द क्वेश्चन इज, फर्स्ट रीड इट। द फ्री फॉल टाइम ऑफ ए टेस्ट मास ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M फ्रॉम ए हाइट 2r से r इज। हमें टाइम निकालना है, मीन्स जो बॉडी है, सपोज करो ये कोई कैपिटल मास M है, लाइक अर्थ, कुछ भी अज्यूम कर लो, और कोई टेस्ट मास है। टेस्ट मास मीन्स अब जो हमारी अर्थ है उसके विद रेस्पेक्ट टू में अगर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी बॉडीज़ को देखें तो वो एक टेस्ट मास की तरह रहेंगी, क्योंकि बहुत स्मॉल है अर्थ के साइज से। सो उसी तरीके से ये तो कैपिटल मास हमने अज्यूम कर लिया, एंड जो स्मॉल मास है मीन्स टेस्ट मास, दिस इज समवेयर हियर, हम मीन्स कंसिडर कर रहे हैं। अब जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, सभी कंसिडरेशंस हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो सिंपल ही लाइन दिया है लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसके अंदर। हम देखो क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं। हमें टाइम निकालना है लेकिन उससे पहले तो सब कुछ देखना पड़ेगा। सी, अब दिस इज स्मॉल m, अब ये जो हाइट होगी मीन्स इस कैपिटल M से वो क्या लेनी है, 2r। अब ये जो डिस्टेंस 2r है मीन्स अगर मैं इस स्मॉल m को ड्रॉप करूं तो यहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, दो मासेस हैं, ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सो ये स्मॉल m कैपिटल M की तरफ आएगा, मीन्स अट्रैक्ट होगा। सो हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है टाइम। जब ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा r, क्योंकि हाफ डिस्टेंस तक हमें फ्री फॉल का टाइम निकालना है इसका। और मान लो आप किसी इंस्टेंट पर इस पार्टिकल का, इस मास का मोशन स्टडी कर रहे हो। अगर ये कोई इंस्टेंट है मीन्स इस इंस्टेंट पर ये जो स्मॉल मास है वो है, सो ये वाला डिस्टेंस हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला x। हम तो सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हमें तो टाइम निकालना है ना न्यूटन्स लॉ का यूज़ करके। अब ये x कंसिडर कर लिया, और सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब देखो फोर्स इस पे कौन सी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस फोर्स का ही यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहली कंसिडरेशन है स्मॉल m इज़ फार लेस देन कैपिटल M, क्वेश्चन में भी गिवन है। अब जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ F इक्वल टू Gmm बाय में r²। अब यहाँ पर r क्या है, अब ये वाला इंस्टेंट स्टडी करना है ना हमें कि ये जो स्मॉल मास m है वो कहीं यहाँ पर आ गया है। सो ये हो जाएगा 2r माइनस x, क्योंकि ये पूरा तो 2r डिस्टेंस है एंड दिस इज़ x। अगर इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर और इस मास के बीच में हो जाएगा जो डिस्टेंस है, दिस इज़ लाइक दैट 2r माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि Gm1 m2 बाय में r² होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू ma का रिलेशन यूज़ करके, एंड जो a होता है उसको dv बाई dt ले लेंगे, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। सो इट विल बी इक्वल टू दिस Gmm बाय में 2r माइनस x²। अब
इस रिलेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो ये स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जो v है मीन्स इसको इंटीग्रल करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय में 2। देखो यहाँ पर जो क्या किया है मैंने, dv बाई dt है, बट मैं इस रिलेशन को और कैसे चेंज कर सकती हूँ, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दिया। dv बाई dx और dx बाई dt दो टर्म्स हो गई। dx बाई dt क्या होता है, v, मैं यहाँ लिख सकती हूँ v, और dv बाय में dx मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ। ओके, अब यहाँ पर ये रिलेशन है, सो जो ये वाली फोर्स है इन दोनों को इंटीग्रल करेंगे, मीन्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग v dv को मैं किससे इक्वेट करूँगी, इक्वल टू जी एम बाय में 2r माइनस ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो जब इसको मीन्स ये जो x है उस साइड ले जाएंगे, यहाँ से ये चला गया, और इंटीग्रल करेंगे तो दोनों साइड तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा, मीन्स फाइनाइट इंटीग्रल नहीं है यहाँ पर, हम लिमिट यूज़ नहीं करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो v है इसको इंटीग्रल करने पर ये रिलेशन आएगा। मैंने ये डायरेक्ट मीन्स v स्क्वायर कर दिया था और आपको शायद पता भी नहीं होगा, सो मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रल करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, अब देखो v स्क्वायर बाई 2 तो है ही, इसका इंटीग्रल होगा 1/x वाला रिलेशन यूज़ हो जाएगा ना, आपको पता है पावर ऊपर जाएगी -2 एंड -2 में +1 ऐड हो जाएगा एंड ये रिवर्स में नीचे ही आ जाएगी टर्म जी एम बाय में 2r माइनस एक्स इंटीग्रल होने के बाद। अब इंटीग्रल तो फाइनाइट नहीं है, सो यहाँ पर कोई कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इस कांस्टेंट की तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं ले सकते। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, बाउंड्री कंडीशंस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, जब पार्टिकल मीन्स मास जो है यहाँ पर है, इस पॉइंट पर क्या है, टाइम भी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, और क्या है x मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये भी ज़ीरो है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये मीन्स कोई मोशन ही नहीं किया था ना, दैट्स वाई। अब बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे हम, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड v भी 0 इस वाले पॉइंट पर। सो इनका यूज़ करने पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखो इसमें पुट करेंगे ना इन वैल्यूज़ को, v 0 पुट किया सो ये तो टर्म 0 हो गई, इक्वल टू जी एम बाय में 2r माइनस एक्स को भी 0 पुट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू यूज़ करनी है, जी एम बाय में 2r एंड प्लस में c1। अब यहाँ से देखो जो c1 की वैल्यू है मीन्स जो कांस्टेंट था वो क्या आ गई, जी एम बाय में 2r। मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके फर्दर प्रोसीड कर सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम को, c v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी एम बाय में 2r माइनस एक्स माइनस ऑफ जी एम बाय में 2r। अब एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, वो कैसे होगा, जी एम को मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ और 2r, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करना है ना, 2r माइनस ये वाली टर्म यहाँ जाएगी 2r प्लस एक्स अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई 2r माइनस एक्स इंटू में 2r। अब इक्वल टू में v स्क्वायर बाई 2 तो चल ही रहा है। अब फर्दर क्या आ जाएगा, सिर्फ इस वाली टर्म को सॉल्व करने पर आएगा जी एम एक्स, क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो गई, अपॉन में
2r इंटू में 2r माइनस x। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। एंड फर्दर हमारे पास रिलेशन क्या बच गया, v स्क्वायर इक्वल टू जी एम एक्स अपॉन में r 2r माइनस x इक्वल टू, हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड रूट आ जाएगा और देखो स्क्वायर को आप हटा दो, रूट आ गया। और v किसके इक्वल होता है, देखो प्रोसीड हमें करना है टाइम के लिए। अब v को मैं इन टर्म्स ऑफ t मीन्स कैसे रिलेट कर सकती हूँ, वेलोसिटी का रिलेशन dx/dt होता है और इसको इक्वल टू में रूट सेम रहेगा जी एम एक्स बाय में r इंटू 2r माइनस x। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से इंटीग्रल यूज़ करूँगी, x के लिए भी लिमिट है और टाइम के लिए भी। अब वो देखो कैसे करेंगे, dx के साथ जो है ये वाली टर्म उस साइड चली जाएगी और वो कैसे हो जाएगी, रूट 2r माइनस एक्स अपॉन में x और ये हो जाएगा इंटीग्रल। लिमिट्स हम देखते हैं अब कैसे करेंगे, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। एंड टाइम के लिए हो जाएगा ये वाली टर्म जो जी एम बाय में r है, ये एज इट इज़ रख ली, जी एम बाय में r एंड इट इज़ अंडर द रूट। और dt लिमिट देखो, जब x की वैल्यू 0 थी तो टाइम की वैल्यू भी 0 थी, और फिर जब x की वैल्यू r होगी, क्योंकि हमें तो वो टाइम निकालना है ना जब ये r पॉइंट पर आ जाएगा, मीन्स हाफ डिस्टेंस कवर कर लेगा। दैट्स वाई आई एम टेकिंग हियर r, क्योंकि ये x का ही मीन्स उसी लाइन में है r। एंड जब r पॉइंट पर आ जाएगा तो टाइम क्या होगा वो हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं, वो कुछ t0 मान लेते हैं हम, t0 हो जाएगा। सो आगे तो सिर्फ ये इंटीग्रल को सोल्व करना है। इंटीग्रल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम कर सकते हैं। इस टाइप का इंटीग्रल कुछ प्रीवियस लेक्चर में भी किया था, x की जगह पर कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, सिकेंट या 10 कुछ पुट करके। अब देखो मैं यहाँ पर x को अगर क्या पुट करूँ, 2r साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये वैल्यू पुट करूँ तो हमें क्या मिल सकता है, r तो कॉमन हो जाएगा 2r, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। सो इस टाइप से मीन्स मैंने राइट पुट किया है x की वैल्यू। हम सिंपल बना सकते हैं इस रिलेशन को। सो इसको जब मैं डेरिवेटिव करूँगी तो क्या हो जाएगा, dx विद रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 2r इज़ कांस्टेंट और साइंस के थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा का तो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला, एंड 2r एज इट इज़, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dx इक्वल टू, और d थीटा उस साइड चला जाएगा। हमें दोनों वैल्यू मिल गई, x की और dx की। अब सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट एज इट इज़ r अंडर द रूट। अब देखो ये 2r है, माइनस में x की वैल्यू 2r साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैं इस वाली टर्म में से और ये 2r इसमें से 2r को कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बच जाएगा, 1 इसकी जगह तो 1 बच गया माइनस में, और ये जो x की जगह पर ये वैल्यू पुट की थी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि 2r तो कॉमन आ गया। सो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में x, अगेन 2r साइन स्क्वायर थीटा दिस, एंड dx क्या हो जाएगा, 2r, हमने इसकी भी तो वैल्यू निकाल ली है ना, 2r साइन 2x डी थीटा इक्वल टू में ये वाली टर्म
एज इट इज़। अब देखो जी भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। सो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, रूट जी एम बाय में आर, और टी के भी रेस्पेक्ट टू इंटीग्रल होगा तो टी आ जाएगा, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो टी नॉट बच जाएगा। ये वाला तो फाइनल हो गया इंटीग्रल। और यहाँ पर क्या है देखते हैं, 2r से 2r ये कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा। सो देखो क्या हो गया, ये कोस थीटा अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा था तो ये भी रूट्स कट जाएगा स्क्वायर से, कोस थीटा बाय में साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई में 2r साइन 2x डी थीटा इक्वल टू में ये वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पर। और लिमिट अगेन 0 से r, साइन बाय कोस तो tan होता है बट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू में 2r तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, साइन 2 दिस इज नॉट x, दिस इज थीटा सॉरी एंड 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। आप है ना वापस से इस वाले रिलेशन में देखो, यहाँ तो कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया, सो हमें वापस देखना पड़ेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूँ साइन 2 थीटा ना लिख के 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दूँ, कैसे देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा मैंने ये कट कर दिया डी थीटा, और कोट क्या है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सो ये कैंसिल हो जाएगा ना, साइन थीटा। हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई, और ये जो 2r है ये भी बाहर चला गया। सो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4r, और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बिल्कुल सिंपल बन गया ना। सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी वर्क करें, सिर्फ वही बात है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करते ही कॉम्प्लेक्स बन गया था। अब ये वाली टर्म फिर से यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। ये इंटीग्रल तो सॉल्व कर सकते हैं आप 1 माइनस साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला आता है उसका यूज़ करके, और जो लिमिट है वो क्या है, 0 से r, यही लिमिट होगी ना। आप इसको अब यहाँ पर देखो, जो लिमिट 0 से r थी ना, हमने जब इसको थीटा की टर्म्स में चेंज किया तो वो लिमिट चेंज होकर π/4 हो जाएगी, न कि r रहेगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो यही लिमिट पुट करने पर आपके पास क्या रिलेशन आएगा, 4r θ/2 प्लस 1/4 साइन 2 थीटा, एंड लिमिट भी तो अप्लाई करनी है 0 से π/4 इक्वल टू में जो था वो टर्म चल रही है अंडर द रूट gm बाय में r t नॉट। अब लिमिट से अप्लाई करने पर क्या आएगा, 2r π/4 प्लस में 1/2। देखो ये डायरेक्ट है, थीटा की जगह π/4 पुट करोगे सो π/8 प्लस में 1/4 साइन 2 π/4 मीन्स π/2। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना, 1/4। अब आप इसमें से कॉमन क्या लोगे, 1/2, यहाँ पर 1/8 की टर्म्स में आया था, 2 कॉमन लेने पे 1/2 कॉमन लेने पे 4 कट कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड अंदर क्या बचेगा 4, और यहाँ पर 2। मैंने ओरली ही एक्सप्लेन कर दिया, gm बाय में r t नॉट। अब हमें वैल्यू तो किसकी निकालनी थी, t नॉट की तो निकालनी थी। आ गया हमारे पास रिलेशन, दैट सिंपल। देखो क्या है, t नॉट इक्वल टू रूट
r by में gm and into में 2r and this is the relation pi by 4 प्लस में 1/2 और सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा √r³ बाय में gm pi by 4 प्लस 1। ओके, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट जो कि हमें कैलकुलेट करना था उस टेस्ट मास के लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हियर इज क्लियर and the given question is two solid spheres each of mass capital M and radii r and r/2 stay in equilibrium between two perpendicular smooth planks as shown in figure. Find the value of contact force between the two spheres. अब देखो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि फोर्सेस जो एक्ट होंगी उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। देखो कुछ इस तरीके से टू प्लैंक्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, वो क्वेश्चन में गिवन है, और टू स्फीयर्स कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं इस पर लाइक दिस इज ए सेंटर ऑफ स्फीयर ए एंड द रेडियस इज आर, और यहाँ पर जो है एक स्मॉल स्फीयर है वो रखा है एंड इसकी जो रेडियस है वो r/2 है। देखो डायग्राम तो इतना परफेक्टली नहीं बना पा रही, आप समझने की कोशिश करो बस। एंड देखो जो सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करूँगी मैं, मीन्स इस प्लैंक तक, सो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये कितने हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये जो प्लैंक है ये 90 डिग्री पर है, सो ये एंगल हमें 45 डिग्री के मिलेंगे। एंड ये तो हो गया जो गिवन डायग्राम है, लेकिन हमें क्या कंसीडर करना है अब कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगी, क्योंकि हमें तो वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दी टू स्फीयर्स, वो फाइंड करना है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स लगेगी, एंड नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। दिस इज़ द नॉर्मल फोर्स ऑन स्फीयर बी। अब देखो मैं और क्या कर सकती हूँ, ये जो स्फीयर ए है एंड दिस इज स्फीयर बी, सो अब ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट पर सेंटर से सेंटर ज्वाइन करूं तो हमें क्या मिलेगा, एंड दिस इज रेडियस आर, और क्या हो जाएगा ए बी, और बी का जो सेंटर से फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो होगी mg, और ये नॉर्मल फोर्स है तो इन दोनों के बीच में एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये जो ये वाला पार्ट है मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ सेपरेटली। वो कैसे होगा, मान लो दिस इज पॉइंट ए, मीन्स ये वाला सेंटर, एंड स्फीयर बी कैसे पुट होगा, स्फीयर बी को कुछ यहाँ पर पुट किया हुआ है एंड दिस इज सेंटर बी। अगर मैं इसे बड़ा करके देखती हूँ तो जो सेंटर ए से पॉइंट बी तक सेंटर टू सेंटर हम ज्वाइन करेंगे तो वो ट्रायंगल इस तरीके से मिलेगी हमें, क्लियर। एंड नॉर्मल फोर्स वही सेम तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, एंड दिस इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स। अब और क्या कर सकते हैं हम, दिस इज़ लाइक दैट। अब इस सेंटर से मैं इस रेडियस पर, क्योंकि ये तो रेडियस है ना, ये वाला पार्ट है इसका, ये पूरी रेडियस है, सेंटर से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूँगी तो टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा ये वाला पार्ट।
अब ये क्या हो गया, सिर्फ r/2। हम पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज पॉइंट C। अब ये वाला पार्ट क्या था, दिस इज दी प्लैंक, और ग्राउंड से हमें ये कितने पे मिलेगा, दिस इज 45 डिग्री एंगल, क्योंकि 90 डिग्री पर रखा था ना, इस वजह से। और क्या हम कर सकते हैं, दिस इज एंगल थीटा, एंड जो A से B के सेंटर तक जो फोर्स लगेगी वो है, हम मान लेते हैं दिस इज FC, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये हमारी हो गई ज्योमेट्री जो हमने कंसीडर की है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। अब कंडीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम, मीन्स नेट फोर्स इज 0। हम यहाँ पर ये मान कर चलेंगे, मानना क्या, बल्कि क्वेश्चन में ये तो गिवन ही है। अब देखो, हम ट्रायंगल ACB को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ACB को कंसीडर करने पर हमें क्या मिलेगा, AC तो r/2 है, एंड AB क्या मिल जाएगा, AC की वैल्यू गिवन है, AB की फाइंड करनी है। सो r + r/2, वो कैसे, दिस इज r/2 एंड प्लस में r क्या है, ये पूरी टर्म है, मीन्स जो रेडियस थी ये वाला पार्ट है, दिस इज r। क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, हमें यहाँ पर गिवन है कि ये r एंड प्लस r/2, दिस इज AB, और यही तो डायग्राम बनाया है हमने, AB इज इक्वल टू r + r/2। दिस इज क्लियर टू यू। नाउ ये फाइनल क्या हो जाएगा, 3r/2। अब जो है CB की वैल्यू क्या होगी, CB इक्वल टू ये वाला पार्ट C एंड B, r√2। और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, देखो AB और CB की वैल्यू हमने निकाल ली है। इन वैल्यूज़ का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोज करो जैसे हम एंगल्स ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं ना, cos थीटा। अभी जो ये वाली ट्रायंगल हमने मीन्स यूज़ की है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, P अपॉन में HB, ये वाला होता है ना फॉर्मूला, और cos थीटा B/H। सो B/H, यहाँ पर बेस क्या है, बेस इज व्हाट, CB, दिस इज CB, ये वाली, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। और हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज AB। सो वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, CB इज इक्वल टू r√2 एंड AB इज इक्वल टू 3r/2। और फाइनल जो वैल्यू होगी cos थीटा की 2√2/3, क्योंकि r से r कैंसिल। अब देखो, हमें कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लैंक सरफेस, वो क्या देंगे, जो फोर्स के कंपोनेंट हैं, मीन्स देखो एक तो ये वाला कंपोनेंट पैरेलल है ना इस वाले प्लैंक के लिए, और क्या है, और तो कुछ नहीं। सो देखो हाँ, ये FC है, मीन्स जो ये वाली फोर्स है इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला, थीटा ये है। सो यहाँ पर थीटा, और थीटा किसके साथ बनता है, FC cos थीटा, ये कंपोनेंट हो गया, और ये वाला हो जाएगा sin थीटा। अब पैरेलल कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे ना, जो प्लैंक के पैरेलल हैं वो वाले। सो एक तो हो गया FC cos थीटा, एंड और क्या हो सकता है, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट जो mg का ये वाला पार्ट होगा वो तो इस प्लैंक के पैरेलल होगा ना। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो वो हो जाएगा mg sin थीटा, और थीटा क्या है,
यहाँ पर 45 डिग्री। और देखो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अज्यूम किया है वो कुछ इस तरीके से, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। इस सेंटर से मानूँ तो दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स। ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, दैट्स वाई आई विल टेक इट माइनस mg साइन 45 डिग्री। और एफ सी कोस थीटा जो है दिस इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाली, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी ये वाली, दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस पॉजिटिव एंड इक्वल टू, क्योंकि जो नेट फोर्स होगी वो जीरो है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी तो होल्ड होनी चाहिए यहाँ पर। सो दिस इज़ द इक्वेशन। अब हमें निकालनी है ये वाली फोर्स। अब और क्या कर सकते हैं हम, इक्वल टू में करेंगे एफ सी कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन 45। एम जी एज इट इज़ रहेगा, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो एम जी बाय √2 अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि ये इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। एंड फाइनल रिजल्ट क्या होगा 3 mg बाय में 4। दैट्स वाई कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसीलिए हमने निकाली थी ताकि हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकें। और ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट लाइक दिस। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है देखने में तो काफ़ी मीन्स अलग था, बट सिंपल भी था उतना ही, सिर्फ ज्योमेट्री का यूज़ हुआ है। आप है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में ये याद रखा करो, अगर यूँ हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो हम पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, मीन्स उनको ऐड करके इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो नेट फोर्स जीरो ही होगी ना। सो इस बात को याद रखना आप। एंड और हमें अब क्या करना है, हमें जो मेन टॉपिक था हमारा वो था मास एंड पुली सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट को स्टडी करना। आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ उसकी थ्योरी को ही पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मास पुली सिस्टम। सो देखो मास एंड पुली, इन दोनों से मिलके जो हमें सिस्टम मिलेगा हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड पुली के कंसेप्ट से, मीन्स हम पुली को फिक्स रखेंगे, मूव नहीं करेंगे। सो देखो जो हमारी स्ट्रिंग होगी, मीन्स जैसे दिस इज़ मास एंड दिस इज़ पुली समवेयर हियर एंड like this mass is hanged through this। so इसमें जो पुली है वो फिक्स की है हमने एंड मास मूव करेगा। एंड इस पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो टेंशन होगी, टेंशन इन कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग विल बी सेम। देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक मास और अटैच है, यहाँ पर मास तो हमारे पास डिफरेंट हो गए, बट जो स्ट्रिंग है ये वाली ये तो सेम है, यही वाली स्ट्रिंग यहाँ है और ये भी यहाँ है। सो इस पॉइंट का मतलब यही है कि इस पूरी स्ट्रिंग में हम कहीं पर भी टेंशन फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी, मीन्स चेंज नहीं होगी। सिर्फ कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग की केस में बात कर रहे हैं हम। और सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हैं, देखो आज के लेक्चर में सिर्फ हम इन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। जब आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, और वो कंसेप्ट कल क्लियर होगा। दैट्स वाई, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वही कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ओके और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन, सॉरी क्वेश्चन नहीं पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल बॉडीज connected with continuous string will be same। अब इसका मतलब क्या है,
जो एक्सेलरेशन होगा मीन्स इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस है, यही पॉइंट है। आप सिर्फ लिखते जाइए इन पॉइंट्स को आज। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम बॉडी या फिर मास या फिर ऑब्जेक्ट, जो आपका मन करे बोल लो। सो जैसे यहाँ पर अगर मुझे टेंशन की डायरेक्शन शो करनी हो, सो ये तो मास है, सो मास का जो मोशन होगा वो कैसे भी अज्यूम कर लो, मास तो इसमें इस डायरेक्शन में होगा लाइक दिस, बट जो टेंशन होगी ना स्ट्रिंग में वो हमेशा इस मास की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। सो और इस मास के लिए भी टेंशन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट का यही मतलब है कि टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब एक सिस्टम अज्यूम करो लाइक दिस, दिस इज़ द पुली एंड दिस इज़ मास, दिस इज़ ऑल्सो द मास एंड दिस इज़ 2m एंड ये 3m का मास है। और टेंशन हम कैसे कंसिडर करेंगे, अवे फ्रॉम द मास, दिस इज़ t, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द मास, दिस इज़ t। और t दोनों साइड क्यों ली है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग है, दैट्स वाई। और देखो हम और क्या क्या कंसिडरेशंस करते हैं, जो पुली होगी मीन्स जो ये जो स्ट्रिंग है हम इसको हमेशा स्मूथ एंड मासलेस पुली बोलते हैं, मीन्स कंसिडर करते हैं। और बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या अराइज होता है कि सपोज करो अगर ये मासलेस ना हो, मीन्स कुछ ना कुछ इसका मास हो, तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ये स्ट्रिंग रिजिड होगी ना तो वहाँ पर और कंसेप्ट इंक्लूड हो जाएगा, और वो कंसेप्ट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग की, और उसकी वजह से मीन्स रोटेशन होगा ना कुछ, रोटेशन में जो लॉस होगा एनर्जी में जो लॉस होगा रोटेशन की वजह से, उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, और इसी वजह से हम इसको मासलेस कंसिडर करते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, बहुत बेसिक है। सपोज करो दिस इज समथिंग थ्रू विच दिस पुली इज अटैच्ड एंड दिस इज मास m एंड दिस इज मास ऑल्सो, इसका मास है 3m एंड दिस इज 2m, और ये जो पुली है ये फिक्स है। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन a एंड b। पॉइंट a और b क्या है, दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। टेंशन बिटवीन a एंड b हमें फाइंड करनी है। सो हम इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और उसको भी उससे पहले भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि जो डायरेक्शन होगी मींस इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। सो देखो जो फोर्सेस एक्ट होंगी, टेंशन एक्ट होगी अवे फ्रॉम द मास, दिस इज टी, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पर भी टेंशन टी क्योंकि कॉन्टिन्यूस पुली है, बट 3m से 2m पर आने पर टेंशन अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी है स्ट्रिंग की वो टूट गई है। सो दैट्स वाई आई विल टेक इट टेंशन T1, मास 2m के लिए तो T1 इस डायरेक्शन में, बट 3m मास के लिए हो जाएगी इस डायरेक्शन में, बट जो टेंशन है वो सेम रहेगी। सो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे हम,
मास 3m के लिए कंसीडर करते हैं। ऊपर जो है टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या एक्ट होगा, दिस इज फॉर 3m ना, T1 भी एक्ट हो रही है और इसकी वजह से mg भी एक्ट होगी ना फोर्स, और मास कितना है 2mg। ओके, दिस इज फॉर 3mg, सो नीचे 2mg एक्ट होगा। सिमिलरली मास 2m के लिए हम कैसे कह सकते हैं, मास 2m के लिए टेंशन हो जाएगी T एंड डायरेक्शन भी ये होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2mg। देखो यहाँ पर 2mg नहीं लगेगा, 3m की वजह से लगेगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, सो वो 3mg होगा। मैंने यहाँ पर 2mg लिखा था। और 2m के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सिमिलरली फॉर मास m के लिए टेंशन T एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। दिस इज द फोर्सेस जो कि एक्ट हो रही हैं सिस्टम पर। अब यहाँ पर देखो, जो ये वाली टेंशन T1 है और यहाँ भी टेंशन T1 है, सो ये दोनों हमने इक्वल क्यों ली, और सपोज करो अगर ये दोनों डिफरेंट हों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मास 3m एंड 2m है, हमें नहीं पता कि इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सो हम स्टार्टिंग से डिफरेंट एक्सेलरेशन मान सकते हैं, और अगर इक्वल भी होगा तो वो हमें मैथमेटिक्स आंसर दे देगा। सो अगर टेंशन T1, दिस इज T1, अगर हम इन दोनों को सेम अज्यूम करेंगे, सो इन दोनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, और इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इन दोनों को सेम कंसीडर किया है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना, कोई नॉलेज ही नहीं है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मीन्स डिफरेंट कंसीडर करने पर अगर एक्सेलरेशन सेम आ भी जाता है तो हमारी कंडीशन जो मीन्स मैथमेटिक्स है वो तो आंसर दे ही देगा ना। सो देखो हम फर्दर क्या करते हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लिखते हैं। अब देखो जो ये वाली इस साइड वाला पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मास ज़्यादा है। सो अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिखनी होगी ना। देखो 3mg के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड वाली जो है फोर्स उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो T, अब ये डाउनवर्ड में है तो माइनस T1 एंड ये भी डाउनवर्ड है, सो माइनस 3mg एंड इक्वल टू F, ये तो टोटल फोर्स होगी, F इक्वल टू ma, m कितना है 3m एंड एक्सेलरेशन इज a। सिमिलरली इक्वेशन 2 हम क्या ले सकते हैं, और वो किसके लिए 2m के लिए, 2m के लिए इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, दिस इज T1 माइनस 2mg इक्वल टू 2ma। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इक्वल टू देखो T माइनस T1 माइनस 3mg अपॉन 3m हो जाएगा, T माइनस T1 माइनस 3mg अपॉन 3m। और क्या निकाल सकते हैं हम, दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, आप इसको a डैश मान लो, a डैश इक्वल टू T1 माइनस ऑफ 2mg बाय में 2m, एंड फर्दर हमें यहाँ पर T1 की वैल्यू निकालनी है, और दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास। हम एलिमिनेशन मेथड और ये जो एक्सेलरेशन के लिए हमने रिलेशन निकाला है, हम इनको यूज़ करके T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स भी हैं। सो कैलकुलेट करने के लिए T1 है, सो वी कैन कैलकुलेट इट
और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर होगा 2mg/3, ये आंसर आएगा। और सॉल्व हो जाता है तो अच्छा है, और नहीं होता है यू कैन यूज़ कमेंट सेक्शन। आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी, फिर प्रोसीड करूँगी। ओके, सो at last I want to say thank you for watching this video and goodbye.